हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज। इस सीरीज का नाम है द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर। जो लोग नहीं जानते उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में जिस तरह मैं बिहेव करता या फिर एज अ कम्युनिटी हम लोग सभी बिहेव करते, उन सब चीजों को मैं आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू यहां समझाता हुआ चलूं। बेसिकली ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा हूं और उसका वीकली अपडेट आप सबको देता हूं। अगले हफ्ते हम क्या करने वाले हैं, इस हफ्ते क्या क्या हुआ, उन सब की बातें हम लोग यहां पे डिटेल में करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप एक प्रॉपर एटीट्यूड बनाना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये वीकली डोज लेना ही लेना चाहिए। हर संडे 11 बजे हमारे ये वीडियोस आते हैं आप सबके लिए और हर एक नए एपिसोड में मैं आपको ये बताता हूं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है। उन सारी चीजों को रैप अप करते हुए ये भी एक अनोखा एपिसोड होने वाला है द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर में। मैं आपको आज कई सारे सेगमेंट्स के बारे में बात बताने वाला हूं जो हम पिछले कुछ हफ्तों से फॉलो अप भी कर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आज हमारा एपिसोड नंबर 11। इससे पहले 10 एपिसोड्स भी हमने देख दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जाकर के जरूर चेक करें, सो दैट आपको ये पता चले कि किस तरह हम यहां 10 हफ्तों के बाद में इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ रकम आ गई है। ये रकम कहां से आई, कैसे हमने पैसे बनाए, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप पुराने एपिसोड जरूर चेक करें। मैं आई बटन में भी लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा अभी एपिसोड में हम लोग जो जो सेगमेंट्स पे बात करने वाले हैं, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला सेगमेंट होगा जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ वो बताऊंगा। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हरकतें हुई, कौन से दिन क्या हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी एनालिसिस सेगमेंट नंबर 1 में। सेगमेंट नंबर 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो पे चर्चा करेंगे। मॉडल पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स कितने चले, कहां गए, वगैरह वगैरह, हम कितने प्रॉफिट बना रहे हैं, उन सब चीजों पे भी आपको जानकारी मिलेगी सेगमेंट नंबर 2 में। सेगमेंट नंबर 3 में मैं आपके टॉप कमेंट्स जो पिछले हफ्ते के वीडियो में आपने किए थे उन सब पे अपने रिप्लाईज दूंगा। इस तरह से एक एंगेजमेंट भी बढ़ती है, दूसरा आपको कमेंट करने के जवाब इंस्टेंटली मिलते हैं। तो मैं ट्राई करता हूं कि यहाँ पे अच्छे जितने भी बढ़िया कमेंट्स है जिनके मेरे हिसाब से जवाब बनते हैं इमीडिएटली, उनके ऊपर मैं जवाब दूंगा आपको। ये तीसरे सेगमेंट में ये एक नया सेगमेंट था। आपने पिछले वीडियो में मुझे नहीं बताया कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सेगमेंट कितना पसंद आया। इसके अलावा फाइनली हमारा फोर्थ सेगमेंट जो है वह स्टॉक पर चर्चा, जिसमें मैं आपके सुझाए हुए कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं अपने व्यू पॉइंट से कि मेरे हिसाब से इस शेयर में क्या प्रॉब्लम्स है, इस शेयर में क्या चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेगमेंट नंबर 1 से, जिसमें आपके सामने पिछले एक हफ्ते में निफ्टी में जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। 4 तारीख से शुरू हुआ और पांचों ट्रेडिंग सेशंस हमें मिले 4, 5, 6, 7 और 8 जनवरी को 2021 में चारों ट्रेडिंग सेशंस थे। और अगर आप देखेंगे निफ्टी की परफॉर्मेंस तो डिसेंट रही। डिसेंट क्या, मैं कहूंगा काफी अच्छी रही, क्योंकि मंडे और फ्राइडे को जो निफ्टी बढ़ा है उसकी वजह से निफ्टी में 2.61% की आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। और इस चलावे में बताइएगा कि निफ्टी 2 दिन गिरा है। जो निफ्टी में गिरावट आई थी 6 तारीख को और 7 तारीख को, यानी कि थर्सडे को और वेंसडे को, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो गिरावट बड़ी नॉमिनल है और जब भी इंक्रीमेंट आता है बहुत तेज आता है। इनफैक्ट लास्ट वीक यानी कि मतलब फ्राइडे को यह भी सुनने को मिल रहा था कि निफ्टी अब शायद 14,800 की तरफ भी अग्रसर हो सकता है। नाउ इफ दैट हैपेंस, अभी तो 14,200 पे है, तो आप सोच सकते हैं कितनी तेजी आ सकती है। ऐसी बातें चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अभी 2.61% एक हफ्ते के हिसाब से निफ्टी अभी भी बहुत जोश में है, बहुत तेज है। और बस ऐसा ही कुछ हाल बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में मंडे को जरूर एक गिरावट थी, लेकिन उसके बाद में नॉन स्टॉप ये बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में भी जो बढ़त है वो 2.62% की है। हाँ, ये नोटिसेबल है कि बैंक निफ्टी उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तेजी से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, क्योंकि यूजुअली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर देता है निफ्टी को। इन दिस केस मैं कहूंगा ठीक ठाक चल रहा है अभी बैंक निफ्टी, अभी भी पॉजिटिव है 2.62%, विच आई थिंक इज रियली गुड। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अभी भी बाजार में तेजी का माहौल है, एक यूफोरिया लग रहा है, बन गया है। ऐसा लग रहा है सारे शेयर्स में ऐसे दाम आ गए जो अनबिलीवेबल है, जिन भावों पे हम शायद खरीद नहीं पाएंगे। बट फिर भी बाजार जितनी तेजी कर रहा है, इस तेजी में कम से कम
ध्यान से समझना चाहिए बाजार को कि यहाँ क्या हो रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। उसके ऊपर में अपनी बात करेंगे सेगमेंट नंबर 2 मॉडल पोर्टफोलियो में। बट बिफोर वी गो ऑन टू डिस्कस अवर मॉडल पोर्टफोलियो, उससे पहले अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एक बार वापस रिकैप करा देता हूँ। देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था हमने नवंबर के पहले दिन, करेक्ट। तो नवंबर को हमने शुरू किया, दिसंबर पूरा गया और अभी जनवरी आया है, मतलब लगभग 2.25 महीनों से हम ये काम कर रहे हैं जब हमने मॉडल पोर्टफोलियो को 5 लाख से शुरू किया। हालांकि हम इसमें हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे ये मानते हैं कि 1 लाख का इनफ्लो होगा। दैट मींस जनवरी को हमारा ये इनफ्लो आ चुका है, यानी जो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थी वो 5 लाख से हमने शुरू जरूर किया था, लेकिन अब पिछले हफ्ते या बोल सकते हैं इस हफ्ते 1 लाख रुपए हमने इसमें और ऐड कर दिए। एंड नाउ अवर पोर्टफोलियो हैज बिकम हाउ मच? अवर पोर्टफोलियो हैज बिकम 6 लाख, मतलब हमने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो इस 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का अभी क्या यील्ड आ रहा है उसके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। बट जितने भी शेयर्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। यानी कि मैं जिन भी स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करूंगा उनके ऊपर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन शेयरों को लिख लो और ब्रोकर को फोन करके बोलो भाई जी ले लो, वो काम आप मत कीजिएगा। आपको जो भी शेयर लेने अपनी रिसर्च खुद से करें, अपनी दिमाग खुद से लगाएं। दिमाग लगाने के बाद में लेवा बेची जो करना करें, प्रॉफिट या लॉस जो हो उसके भी हकदार आप हैं और उसके जिम्मेवार भी आप हैं। तो आप अपनी खुद की वो अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करें। तो मैं कॉशन मोड एक्टिवेट कर देता हूं विच विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि यहां से जितने भी स्टॉक्स के ऊपर में हम बात करने वाले हैं ये सारे सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो रहे हैं। आइए अब देखते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, और आप देख सकते हैं मॉडल पोर्टफोलियो भरा पड़ा है हमारे शेयरों से। हमने टोटल 12 शेयर्स यहां पे इकट्ठा कर लिए थे। लास्ट हफ्ते मैंने 2 ट्रेड्स बोले थे कि हम कर सकते हैं, उसमें एक आरती ड्रग्स का ट्रेड हमारा एक्सेप्ट हो गया था जिसे 695 के प्राइस पे हमारा एग्जीक्यूशन हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और अब एक बार देख लेते हैं कौन से शेयरों में क्या हरकतें हैं। सबसे पहले जीएमएम फॉडलर। भाई जीएमएम फॉडलर इज वन ऑफ दो शेयर्स जिसके ऊपर मैंने बोला था कि ये बहुत रिस्की बेट है, लेकिन अगर चला तो जबरदस्त रिटर्न्स कमा करके दे सकता है। नाउ आई थिंक कि मेरी वो बिलीफ धीरे धीरे वर्कआउट होनी शुरू होगी। जीएमएम फॉडलर ने एक हफ्ते में हमको 7% के आसपास का रिटर्न दे दिया है, मतलब इसी एक हफ्ते में। इससे पहले तो नेग्लिजिबल रिटर्न्स ही थे, तो ऐसे में इट इज गोइंग गुड। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जीएमएम फॉडलर ने 4000 के घर तोड़ दिए और बेहतर हो जाएगा ये शेयर। तो यस, ये हमारा नेक्स्ट घोड़ा हो सकता है, तब तक के लिए वी आर आइंग ऑन इट। दीपक नाइट्राइट हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है हमेशा से। मैंने आपको बोला था 1100 के लेवल्स आ सकते हैं, लगभग आ भी गए थे सर। 1100 के लेवल्स इसमें देखने को मिल गए थे लगभग, और दीपक नाइट्राइट राइट नाउ स्टैंडिंग एट 1055। आई नो काफी ज्यादा हाई पे है, लेकिन फिर भी वी आर मेकिंग 48%। कोई टेंशन नहीं है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम इसे कहीं नहीं बेच रहे। हमारे पास एक बढ़िया कुशन आ गया, अगर यहां से मार्केट गिरता भी है तो कम से कम अपने पैसे गवाएंगे नहीं, विच आई थिंक इज अ फेयर डील। हमें दीपक नाइट्राइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गोइंग गुड। नेक्स्ट आता है रिलायंस। मैं इतने हफ्तों से रिलायंस के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं दैट मैं बहुत बुलिश हूं रिलायंस पे, लेकिन भाई अब रिलायंस चल नहीं रहा है, ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे बेच डालें, ठीक है। हर चीज को पेशेंटली हम समझ करके चलेंगे। रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक। आई नो कुछ कमेंट्स में भी आए हैं कि रिलायंस इतना अच्छा शेयर नहीं है सर, इसको हटा दीजिए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मेरे हिसाब से रिलायंस इंडिया का टॉप शेयर है। तो टॉप शेयर में जब तक मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, जब तक मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे सेक्टर में जो ग्रो कर सकता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कहीं जाने वाला है। इनफैक्ट मैं खुद भी सोचा था कि मेरे पास एक वोडाफोन और एयरटेल कनेक्शन है, तो मैं सोचा था कि अब वोडाफोन को मैं पोर्ट करके चला जाऊं जियो में। अब आप मुझे बेहतर बता सकते हैं जो जियो यूजर्स हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए क्या, बट मुझे जितना समझ में आता है वोडाफोन की अपनी खुद की लिमिटेशंस भी हैं, तो क्या ये काम कर सकते हैं? अगर ये कर सकते हैं तो यार हम तो रिलायंस के क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बनने वाले हैं, उपभोक्ता ही बोलते हैं ना, कस्टमर बनने वाले हैं। तो कस्टमर बनने वाले तो शेयर तो होना ही चाहिए ना, तो शेयर होल्डर पहले बनेंगे। सो हमारे पास में रिलायंस भरा पड़ा है, ठीक है, एंड भरा ही पड़ा है एक तरह से। 10% हमारे पास में रिलायंस है एंड हम लोग इसमें 3% लॉस में है, बट ठीक है, कोई डर नहीं है, रिलायंस आगे चलेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां से मार्केट कभी भी गिरता है, कभी भी गिरता है, ये सारे शेयर्स 10% टूट सकते हैं, 10% टूट सकते हैं। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। हमारा पोर्टफोलियो 10% प्रॉफिट पे खड़ा है ना, ये एक हफ्ते में जीरो हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है कोफोर्ज। कोफोर्ज तो भाई हमारी जबरदस्त स्टेक थी, 2200 रुपए में हमने इसको लिया था अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। अभी ये 2804 चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। आईटी सारा ही तेज है तो कोफोर्ज भी तेज है, 27% यहां पे भी हमने उठाया है। आप जरूर यहां पे ये बात जरूर मानोगे कि 2200 में सर आपने इसको जबरदस्त भाव पे उठाया था। हमने सच में एक अच्छे प्राइस पे इसको उठाया था, उसके नीचे ये हार्डली गया और वहां से हमको जबरदस्त रिटर्न कमा करके दे रहा है। प्लेड रियली वेल। नेक्स्ट आता है विनती ऑर्गेनिक्स। इस पे 1475 वगैरह के
टारगेट्स देने लग गए हैं कई लोग, कई एनालिस्ट देने लग गए हैं। मुझे नहीं पता वो टारगेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मुझे पता है कि मेरा बाइंग प्राइस बहुत अच्छा था। 1165 में मैंने विनती ऑर्गेनिक्स मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि हमें एक अच्छे रिटर्न्स यहां से भी देगा। 13% रिटर्न्स आ रहे हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अप इज हनीवेल ऑटोमेशन। कॉशन कॉशन कॉशन, हनीवेल ऑटोमेशन 40,000 तोड़ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हनीवेल ऑटोमेशन में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? हनीवेल ऑटोमेशन में फ्राइडे को इतने वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए जितने इस पूरे लास्ट पूरे एक साल में उतने वॉल्यूम सिर्फ 5 दिनों पे हुए थे। और जब जब उतने वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए थे तो उसके बाद शेयर विद इन 10 डेज लगभग 20% तक, 15% तक जंप कर गया। सो अगर वैसा कुछ होता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर वैसा कुछ होता है, अगर मेरी असेसमेंट बेस्ड ऑन ओनली हिस्टोरिकल डेटा अगर ये सच में यहां सही हो जाती है तो मुझे लगता है हनीवेल ऑटोमेशन कैन गो इवन अप टू 45,000। ऑब्वियसली मैं यहां पे ये अजम्पशन ले रहा हूं कि यहां पे मार्केट साथ देना चाहिए। अगर मार्केट ने साथ दिया, मुझे लगता है हनीवेल अभी भी नहीं रुकेगा, 45,000 के आसपास ये जा सकता है। वी आर ऑलरेडी मेकिंग 43%। मुझे लगता है बहुत धमाका हो सकता है यहाँ पे। बट अगेन हनीवेल घूमता भी है तो उस चीज का भी कुछ बोल नहीं सकते। हम प्रॉफिट पे बैठे हैं तो कम से कम हम ये दाव खेल सकते हैं। यहां इस पॉइंट पे आप अगर बोलोगे सर एक और शेयर घुसा लो अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं नहीं घुसा सकता, बहुत एक्सपेंसिव है, लाइफ हाई पे है, अपने हाथ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज अतुल। अतुल इज डूइंग डिसेंट इनफ, मैं ये कहूंगा 11-11.5% का कुछ रिटर्न आ रहा है हमारे पास में। अगेन इसमें अच्छी बाइंग थी, ये आप अग्री करोगे। 5950 एक एक्सीलेंट बाइंग प्राइस था और अतुल जैसे शेयर में भी हम 11-12% कमा रहे हैं बहुत कम समय में। दैट वाज एक्सीलेंटली प्लेड। ब्रिटानिया अच्छे भाव के होने के बावजूद ब्रिटानिया सुस्त है, बट अगेन मैंने बोला था ब्रिटानिया ऐसा काउंटर नहीं है जहां पे आप बहुत ज्यादा तेजी उम्मीद कर सकते हो। स्लो रहेगा, 5% आप कमा रहे हो, एफडी जितना कमा रहे हो यार क्या चाहिए, बस आराम करो। जेबी केमिकल्स गोइंग गुड, 13% के आसपास हम कुछ कमा रहे हैं। अभी इसमें स्टोरी बाकी है, बहुत मजा आने वाला है। आरती ड्रग्स एकदम से चला और आरती ड्रग्स अभी चल रहा है 736 में। बीच में जी बिजनेस पे एटलीस्ट एक न्यूज फ्लोट हुई थी कि आरती ड्रग्स के कुछ प्लांट्स वगैरह में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी और उसके वजह से यहां पे प्लांट्स को बंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। इफ दैट इज ट्रू तो ये आरती ड्रग्स की पिटाई होनी चाहिए थी। हालांकि मैंने बाद में वेरीफाई किया, कोई भी न्यूज वगैरह में मुझे ये मिला नहीं, तो हो सकता है इट कुड हैव बीन अ रूमर एंड जी बिजनेस ने उसे प्ले किया था। तो उसके बाद में मैंने सच बताऊं तो आरती ड्रग्स अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में एक बार घबराहट में बेचा भी, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशंस थे उस पर, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अपने मॉडल पोर्टफोलियो में एटलीस्ट हम वीकली रिव्यू करते हैं तो बच गए, हमने हक बगाया नहीं। अभी हम ठीक ठाक प्रॉफिट पे बैठे हैं, 8% का प्रॉफिट है। बट यस, इस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा। क्लियर है? अगर मुझे लगता है कि आरती ड्रग्स में कभी कुछ गड़बड़ आ जाती है न्यूज, तो हम इसे जरूर बेचेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे वो कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट अब इज ट्रेंड। ट्रेंड सर हमारा जो खरीदा हुआ है वो है 671 के भाव पे। अभी इसमें स्टोरी शुरू भी नहीं हुई है, 3 या 4% हमारा बन रहा है। और पीआई इंडस्ट्रीज में भी स्टोरी शुरू नहीं हुई है। वी हैव मेड 5% अप्रोक्सीमेटली इन दीज टू कंपनीज। सो देखा जाए तो हमारे ज्यादातर जो स्टेक्स हैं वो सारे ठीक ठाक जगह पे है, ठीक ठाक प्राइस पे लिए हुए हैं। हाँ, यहां से मार्केट गिरेगा तो देखो कुछ नहीं बचेगा। स्टिल हम लोग अभी 9.4%, फिर से सुन लीजिए, 9.4% के प्रॉफिट पे खड़े हैं। अवर पोर्टफोलियो वैल्यू इज 6,56,000। ये आपको कैसा लगा सुन करके कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने स्टोरी शुरू की थी 5 लाख से, 1 लाख रुपए तो अभी पिछले हफ्ते ही डाले हमने, और अब हम पहुंच गए 656 पे, यानी लगभग 2.25 महीने में 56,000 का प्रॉफिट। गिवन द रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वी फॉलो। आपसे 2-3 मैं यहाँ पे राय चाहूंगा, ठीक है? जरूर जो लोग एकदम रेगुलर है ना, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, वो तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि भाई इनके मिड कैप भरे हुए हैं पोर्टफोलियो में। करेक्ट, अपने पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली मिड कैप भरे हैं। फिर भी आपको ये एक बार जरूर बताना कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में आप क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है कि ब्लू चिप्स की सर कमी है, बैंक्स की कमी है, सर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की है। आपकी क्या राय है वो जरूर मुझे बताएं, ठीक है? और इसके अलावा आप क्या और अंतर लाना चाहते हो, आप क्या सुझाव मुझे देना चाहते हो, जरूर से कमेंट में लिखें। मैं उन सुझावों पे, जो भी रेलिवेंट सुझाव होते हैं, उस पर कम से कम आपको जवाब तो दूंगा ही अगले हफ्ते। इसके अलावा अगर मुझे रेलिवेंट लगा मैं उसे इनकॉर्पोरेट भी करूंगा अपने पोर्टफोलियो में। आफ्टर ऑल मैं चाहता हूं कुछ मैं आपको सिखाऊं, कुछ आप भी मुझे सिखाएं। तो ऐसे में आपके कुछ भी सुझाव है आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगा। चलिए, एनफ ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो। आई थिंक आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे
टाइम लिया मैंने, लेकिन फिर भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है। मैं कॉशन हटा देता हूँ और अपने चलते हैं नेक्स्ट। ये एक चीज़ है, ये खाली पड़ा था तो मेरा ध्यान भी नहीं गया भाई, अगले हफ्ते के लिए कोई एक्विजिशंस नहीं है मेरे मॉडल में। अभी भी 2-3 स्टॉक्स ही हैं जो आ रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन वो हमने पहले से भर रखे अपने पोर्टफोलियो में, तो नो मोर फर्दर बाइंग हियर। मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, कुछ नहीं लेते हैं, बैठते हैं एक हफ्ते और गेम देखते हैं कैसे क्या चलता है मार्केट में, ठीक है। सो वी आर होल्डिंग ऑन टू अवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, नथिंग फ्रेश टू बी एडेड। हमारे पास जो लगभग 2 लाख रुपए का कैश पड़ा है, हम उसको लेकर के बैठे हैं, मार्केट गिरेगा तो ही लेंगे। चलो अब आते हैं रिप्लाईज टू टॉप कमेंट्स वाले सेक्शन में। ये एक नया सेक्शन है, लेकिन इसमें बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता है। सबसे पहले भाग्यश्री ने लिखा, आई लव स्टॉक मार्केट। भाई सब लोग बहुत पसंद करते हैं स्टॉक मार्केट को, इसीलिए शायद आप सब भी इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी इसलिए शायद ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट से तो प्यार सबको है, बट द पॉइंट इज लिटिल डिफरेंट हियर। क्या स्टॉक मार्केट भी आपको प्यार करता है? स्टॉक मार्केट अगर आपको प्यार करता है तो पैसे बनेंगे, अगर नहीं करता है तो भैया हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। चलो रितेश, भाई रितेश के कमेंट्स हर बार आते हैं, इन्होंने लाइन लगा दी भैया एकदम मेरे को चाहिए, मतलब अपने को चाहिए फुल इज्जत, करेक्ट। और ये लिख रहे हैं अवंती फीड्स, एडी फूड्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सब पे दो। चलो भाई रितेश, आपकी एक मांग पूरी करूंगा मैं, अवंती फीड्स पे आज आपको नजराना मिल जाएगा, चर्चा मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एसएम। आई डोंट नो एसएम का मतलब क्या है, लेकिन यस इन्होंने पूछा है कि सर डिवीज और एस्ट्रल पॉली जरूर कवर करें और इसके एंट्री प्राइसेस आप मुझे बता दें। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, डिवीज और एस्ट्रल दोनों बहुत अच्छे शेयर हैं, आपने अच्छे पकड़े हैं, लेकिन दोनों बहुत हाई पे हैं। अभी तो कोई भी एंट्री प्राइस नहीं है। आई स्टिल नॉट वर्कड आउट कि मेरे डिवीज में और एस्ट्रल पॉली में क्या प्राइसेस हैं, बट फिर भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। अगली बार आप एक बार और कमेंट छोड़ देना, अब मैं आपको लिखित में दे दूंगा, ठीक है, जो एकदम अपडेटेड प्राइसेस होंगे, ठीक है। चलो इसके अलावा हालांकि शेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये मैं बता देता हूँ। ओके, असलम ने क्या पूछा? असलम ने पूछा भैया सेक्टर्स बताइए जो 10 साल के होराइजन में आपको बड़े एक्साइटिंग लगते हैं। भाई मुझे बड़े एक्साइटिंग लगते हैं 10 साल के लिए केमिकल्स, ठीक है। मैं यहाँ फार्मा को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। फार्मा सिक्लिकल है, मैं उसमें नहीं जाता, बट केमिकल्स मुझे लगता है, बताता हूँ क्यों। केमिकल्स में इंडिया और चाइना की मस्त लड़ाई है, एकदम टक्कर की लड़ाई है, और कम से कम अभी जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की, उसको देख करके ये समझ में आता है कि ये चाइना से 2-2 हाथ करने के लिए एकदम रेडी हैं। ये लोग चाइना से केमिकल सेक्टर को खदेड़ करके अपने पास बिजनेस लाने में उतारू हैं, जो कि बाकी सारी केमिकल कंपनीज में देखने को भी मिल रहा है। एंड दूसरा, हमारे पास जो केमिकल कंपनीज है वो ग्लोबल लीडर्स भी हैं, विंती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट एंड मेनी अदर कंपनीज, बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना जो सिक्का है वो सिर्फ भारत में नहीं जमाया बल्कि वर्ल्ड वाइड जमाया हुआ है, खास करके विंती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी। तो ऐसे में हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती है, जो BASF के साथ ऑलरेडी डील करते हैं। सो ऐसे में गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग अ लॉट केमिकल सेक्टर को, मुझे लगता है वो तो चलेगा। इसके अलावा एक सेक्टर है जो हमेशा बुलिश होना चाहिए उस पर, वो है बैंकिंग। बैंकिंग में अनलेस एकदम मतलब आंख बंद करके लोन देना ये लोग शुरू कर दें, तब तक बैंकिंग कभी भी हमारा निराश नहीं करेगा हमें। बैंकिंग एंड केमिकल्स मेरे हिसाब से 2 सेक्टर ऐसे हैं जो अगले 10 साल के लिए मैं सोच रहा हूं। अभी क्यों नहीं बैंक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा, उसका भी कारण बता देता हूं। अभी मुझे लगता है कि बैंक जो है थोड़े से अभी NPA वगैरह को लेकर के मैं श्योर नहीं हूं कैसा क्या परफॉर्मेंस आएगा, तो अभी बैंक्स में थोड़ा तौबा तौबा है। ओके, अगला आते हैं एम सिंह साहब के। एम सिंह साहब भी बहुत टाइम से कमेंट करते हैं और ये बोल रहे हैं भाई रिलायंस मुझे एकदम पसंद नहीं है, और ये बोल रहे हैं भाई इसका डीमर्जर हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। भाई डीमर्जर कराना है ना तो पहले ITC का कराइए सर, क्योंकि ITC अगर डीमर्ज हुआ तो बहुत मजा आएगा। सब लोग वैल्यू अनलॉकिंग की वेट कर रहे हैं, ITC वैल्यू अनलॉक करके दे नहीं रहा है। ITC का डीमर्जर कराइए। आई एम नॉट रियली श्योर कि रिलायंस का कब होगा, पर ये बात आप एकदम ठीक बोल रहे हो कि रिलायंस का जिस भी दिन डीमर्जर हुआ वैल्यू अनलॉक होगी। आई एम एक्सट्रीमली श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट अप इज प्रिया। प्रिया ने पूछा है शेफर पे, ये यार कंपनी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, सच बता रहा हूं मैं। ये डेट फ्री कंपनी आप बता रहे हैं और इसकी केकर 19% है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। मॉडल पोर्टफोलियो में शायद ये नहीं आएगा, क्योंकि मेरे टॉप 100 में भी मैंने कभी ये कंपनी इंक्लूड नहीं किया, एंड आई हैव नॉट एक्चुअली रेड अ लॉट अबाउट दिस कंपनी। लेकिन ठीक है, आपने बोला है तो मैं जरूर इस पर विचार करूंगा और इसको देखूंगा जरूर कि ये कंपनी क्या है। इट इज इनटू मशीनरी ना, चलो देखते हैं। हम ऑलरेडी एक मशीनरी कंपनी जो बोल सकते हैं, एक तरह से मशीनरी कंपनी हुई GMM फॉडलर, एक तरह से बोल सकते हैं हैवी इंडस्ट्री है, बट मशीनरी तो ऑब्वियसली नहीं है। देखेंगे, इसको जरूर चेक करेंगे प्रिया, बट अभी के लिए ये शॉफर अपने 100 में तो नहीं आता, टॉप 100 में। मैं अलग से ट्राई जरूर करूंगा इसको कवर करने का आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज परेश। परेश लिख रहे हैं सर मुथूट फाइनेंस के लिए आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में? भाई मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस बहुत तगड़ी कंपनी है, लेकिन अभी ना कुछ रीसेंट
हालातों में मुझे ऐसा लग रहा है मुथूट फाइनेंस ना मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव कम लग रहा है। मैं बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंपटीशन। देखो आप सबको पता है मुथूट फाइनेंस साउथ में गोल्ड लोन्स का बादशाह एक तरह से, ठीक है, बहुत तगड़ी कंपनी है, गोल्ड लोन्स में महारत है इनको। लेकिन 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 अभी जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आपको बता दूं मैं घर से थोड़ा कम निकलता हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बड़े बड़े बैनर्स दिखाई देने लग गए हैं। फलाना बैंक, डिमका बैंक प्रोवाइडिंग गोल्ड लोन्स एट 7%, एट 7.5%, एट ये परसेंट वो परसेंट। देखो पहली बात, गोल्ड लोन्स हमेशा से हिस्टोरिकली महंगे रहे हैं, हमेशा वो थोड़े महंगे होते हैं, इंटरेस्ट रेट उन पे हाई होती है। और अब जब बैंक्स घुस गई हैं, ये इंटरेस्ट रेट ऐसे ही कम हो रही है बिकॉज गवर्नमेंट और आरबीआई चाहती है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट कम रहे। इसके अलावा अब इतना कंपटीशन घुस रहा है, हर बैंक चाहती है कि हम गोल्ड लोन वाले सेगमेंट को थोड़ा बढ़ाएं। सो ऐसे में मुझे लगता है मुथूट पे जबरदस्त कंपटीशन आ सकता है। बट ऑब्वियसली मुथूट का मेन बिजनेस साउथ से ही आता है, तो साउथ में अगर इनको कंपटीशन मिलता है अदर देन मन्नपुरम तो फिर देखना होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मुथूट अच्छा बहुत लगता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिजनेस में जो बैरियर टू एंट्री था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड दैट इज वाई मुथूट फाइनेंस पे थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे को प्राइस आएगा मैं जरूर लेना चाहूंगा अभी भी, ये मैं बता देता हूँ। ओके, योगेश जी ने थोड़ी सी तारीफ की है हमारी, उन्होंने बोला भैया अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा इन्होंने कुछ बोला है ये बात कि व्हाट्स योर टेक ऑन द मार्केट्स राइट नाउ। मैं हमेशा आपको बताता हूँ मार्केट्स मुझे खतरनाक लेवल्स पे अभी नजर आ रहे हैं। मार्केट लगभग मार्च से डबल हो गए, एकदम सही आप बोल रहे हो। अर्निंग्स अभी बहुत ज्यादा पिक्चर में नहीं है, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अर्निंग्स ठीक ठाक आई है, मतलब कम से कम टीसीएस का रिजल्ट अच्छा है और बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे कोप अप कर रही है। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको, पिछले कुछ क्वार्टर्स का बेस बहुत लो बन चुका है, ज्यादातर कंपनीज के ऑपरेशंस ना के बराबर थे, उनकी अर्निंग्स ना के बराबर थी। अब कंपैरिजन जब होगा ना तो उसके साथ होगा, तो उसके साथ वाला कंपैरिजन ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट शो करेगा हर बार। एंड दैट इज वाई मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स को लेकर के मार्केट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट में तब्दील होगा ही नहीं। यहाँ पे अर्निंग सबको अच्छी लगेंगी, कंपनी जो भी अर्निंग्स लाएंगी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा होने वाला है। सो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यस अर्निंग्स का रोल थोड़ा सा रहेगा। मार्केट अभी अपने अलग ही नशे में अब अलग तरह से झूम रहा है, ये कोई और कारण की वजह से गिरेगा, जैसे भी गिरेगा क्रैश आएगा जब भी तब देखेंगे। अभी के लिए देखो ऐसे मार्केट में आपने जो प्रॉफिट कमाए हैं बस उस पर गुमान मत करो, समझो मेरी बात, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपने जो प्रॉफिट कमाए इस पे उसका गुमान मत करिए। अगर आप मार्केट में पक्के प्लेयर बनना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मार्केट अगर हल्का सा भी करेक्ट हुआ, हमारा पोर्टफोलियो में जो हम 56,000 के प्रॉफिट को लेकर के चौड़े हो रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा 3 दिन में। हो सकता है, एकदम पॉसिबल है, 3 दिन में सारा का सारा हमारा प्रॉफिट खत्म हो सकता है, लेकिन हम फिर भी पैसे हारेंगे नहीं, ये चीज आप समझते हुए चलिए। सो जब भी मार्केट गिरता है जरूर हमारे प्रॉफिट्स यहां पे खत्म हो सकते हैं, हम कम से कम लॉसेस में रहेंगे, ये मुझे पता है, बिकॉज हमने अच्छा परफॉर्म किया है, हम डिसिप्लिन्ड हैं। सो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है अभी बस प्रॉफिट पे गुमान मत करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर मार्केट नाच रहा है, नाचते हैं हम भी इसके साथ में, क्लियर है। मार्केट ने देखो हमारे पोर्टफोलियो को ही देख लो आप, एक हफ्ते में 16,000 का प्रॉफिट हमने बढ़ाया, 16 नहीं तो 14,000 का प्रॉफिट। तो जब तक मार्केट में बैठे हैं मजे करिए, प्रॉफिट आ रहे हैं एंजॉय करिए, बट एट द सेम टाइम इन प्रॉफिट्स को टेम्परेरी मानिए, कभी भी प्रॉफिट वापस आपको जीरो पे मिल सकते हैं एंड वापस हम एक जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। बात बाकी मिस्टर मार्केट के साथ रहने में ही भलाई है, उनके दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप इज सर गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज। ओके 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 ओके, राहुल राम पूछ रहे हैं कि सर मुझे किसी कंपनी के बारे में अगर न्यूज वगैरह चाहिए, उनके चेयरमैन वगैरह अगर कुछ इंटरव्यू वगैरह देते हैं उनको कैसे पता करें एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज है, मैं आपको सबसे बेस्ट बता देता हूँ, ठीक है। मैं फॉलो करता हूँ screener.in, उसमें एकदम नीचे ही नीचे चले जाइए, कोई भी शेयर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं यूज कर रहा हूं अभी रिसेंट में तिजोरी फाइनेंस, मेरे हिसाब से ये एक कमाल की वेबसाइट है, अभी जस्ट नहीं है लेकिन इसमें सब तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तिजोरी फाइनेंस जरूर से आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक स्टॉक एज एक बहुत अच्छा ऐप है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन एक अच्छा ऐप है और अच्छा वेबसाइट भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। सो ये था राहुल का। नेक्स्ट अप इज गौरव। गौरव हमें बोल रहा है कि सर हमें कैसे पता चले कि मार्केट नीचे कब जाए और हम उसे बाई करें। देखो गौरव, फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्या कहीं पे भी खरीदना किन भाव पे है ये कोई भी बता सकता है, बेचना किस भाव पे है कोई नहीं बता सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूं एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है कि कब बेचें। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि देखो बेचना कब है वो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बताएंगी रादर देन द मार्केट।
मार्केट कब नीचे जाएगा कोई नहीं जानता। आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि कल को यहां से नीचे गया तो क्या हमारे पास में रास्ते हैं यहां से भागने के। हाँ भाई, हमारे पास रास्ते हैं भागने के। कल को ये बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग गिरेगी तो हम निकल लेंगे। कैसे निकलेंगे मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट जब यहां से गिरेगा तो अपना प्रॉफिट जो अपने 56,000 खड़ा करे है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। मेरा ये कहना है कि अगर वो कम हो रहा है, हमारे पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम वहां से कैश निकाल लें। करेक्ट। शायद हम एग्जिट कर पाएंगे सारे शेयरों पे, लगभग 6 लाख तक तो हम एग्जिट कर ही लेंगे। यानी कि हमने जहां से शुरू किया 2 महीने पहले, हम ज्यादा ज्यादा वहीं तो पहुंचेंगे। लेकिन सोचिए, उस पॉइंट पे आपके पास में पूरे 6 लाख रुपए कैश होंगे। एक गिरते हुए बाजार में या एक गिरे हुए बाजार में 6 लाख रुपए अगर आप डालेंगे, वो देखते ही देखते 7-8 लाख बन जाएंगे। सो मार्केट एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इसमें जरूर ये ध्यान रखें कि आप अभी कहां हो, कैसे आप एग्जिट कर सकते हो। दिमाग चलाते रहो बस। मार्केट गिरेगा, हम उसके लिए रेडी हैं। आपको स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। मार्केट गिरता रहा, मुझे लगा कि मार्केट दम दम करके नीचे आ रहा है, सब बेच देंगे, कैश हाथ में रखेंगे और फिर नए सिरे से खरीदेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके अलावा वैभव भी बहुत कॉमन है, हमारे कमेंट्स में लिखते ही रहते हैं। सिमिलरली गौरव भी बहुत कॉमन है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा मिलते हैं। वैसे वैभव, मैंने आपका चैनल भी देखा था, आप शायद कुकिंग वीडियोस भी डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैरिको पे बोला है कि सर मैरिको तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसके ऊपर में राय दो। तो चलो मैरिको पे आपको राय मिलेगी। आज स्टॉक्स पर चर्चा में हमारे पास में 2 शेयर्स हैं, पहला अवंती फीड्स, दूसरा मैरिको, और इसके ऊपर में राय मैं आपको दूंगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अवंती फीड्स पे ये क्या चीज करती है कंपनी? देखो भाई, ये श्रिम्प्स वगैरह के ना प्रोसेसिंग और फीडिंग का काम करती है। अब मैं ठहरा वेजिटेरियन आदमी, मुझे एकदम आइडिया नहीं है ये होता क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि यस, इनका मार्केट शेयर सब्सटैंशियल है। इंडिया में लगभग 48% श्रिम्प्स का जो बिजनेस है वो ये लोग देखते हैं, विच इज वेरी गुड। इसके अलावा कोई भी एस्टैब्लिश्ड लिस्टेड प्लेयर है ही नहीं इनके स्पेस में, यही दिग्गज हैं जो इस लाइन में है और कोई नहीं है इधर। ठीक है, तो अब यहां पे इनकी मार्केट कैप है 7,000 करोड़, जो कि ठीक ठाक कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। 521 इनका प्राइस चल रहा है, लेकिन इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, प्रोज में सबसे पहले कंपनी में डेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूशंस बहुत पसंद करते हैं शेयर को, अच्छी होल्डिंग है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, मतलब मैं ये कहूंगा नॉट द बेस्ट, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब ऐसा आप समझ लो कि एकदम बर्बाद कंपनी और एकदम अच्छी कंपनी के कहीं बीच में ये फॉल करता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से डिसेंट है, नॉट बेस्ट, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग 15% के आसपास में। द सेम थिंग हैपेंस फॉर अदर स्टॉक्स एज वेल, जैसे दीपक नाइट्रेट में भी माइनॉरिटी होल्डिंग बहुत ज्यादा है, बट यहां पे भी लगभग 14.5% शेयर्स हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के हाथ में। तो जब मार्केट कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना कोई चीज को, तो हम जैसे लोग ही हड़बड़ाते हैं और स्टॉक को ऊपर नीचे भगाना शुरू करते हैं। स्टॉक की रेंज बहुत बड़ी है, ये एकदम बड़े बड़े यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको लेवल्स दिखा सकता है, एकदम ऊंचे जा सकते हैं, एकदम नीचे जा सकता है। तो थोड़ा डर रहता है, एंड ये बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी पिछले 3 साल से कमजोर हुई है, 100% कमजोर हुई है। ROE फॉल कर रही है ऑब्वियसली, बिकॉज सेल्स कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, पी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे आपको गेम समझना है। अवंती फीड्स आज से ज्यादा नहीं, 2015 तक मैं बताऊंगा, 2015 तक अवंती फीड्स एक जबरदस्त पैशनेट ग्रोइंग कंपनी थी। फिर अचानक से इसको क्या हो गया भगवान जाने। इस कंपनी में आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान दे रही है। कंपनी जिन अवस्था में उस अवस्था में रहने में खुश है, ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आ नहीं रही, एंड दैट इज द रीजन कि इनकी पी भी अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यानी कि एक जमाना था 2015 तक 2016 तक जब इस कंपनी को सब लोग ग्रोथ स्टॉक मानते थे, इसको जबरदस्त वैल्यूएशन देते थे, पर अब वो वैल्यूएशन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, विच आई थिंक इज सुपर नेगेटिव थिंग। इसके अलावा CFO भी श्रिंक कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस सच में कम हुई है और उसके साथ में स्टॉक मार्केट में भी इसकी धज्जियां उड़ानी शुरू हुई है अभी। तो ऐसे में मेरा वर्डिक्ट क्या है? मेरा वर्डिक्ट ये है कि फिलहाल ये मेरे टॉप 100 में भी नहीं आता, एंड मैं अवंती फीड से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि ये बहुत खराब शेयर है, वॉच लिस्ट में हो सकता है ये फिर भी, ठीक है। मैंने इसमें स्टे अवे नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट में हो सकता है, लेकिन सिंस ये बहुत तेजी से भागता है इधर उधर, बहुत वॉलेटाइल है, इसमें मैं अपना टारगेट प्राइस दे रहा हूँ 386। आई होप ऐसे प्राइसेस आएंगे नहीं, लेकिन आएंगे तो इसी भाव में एंटर करने में ज्यादा मजा आएगा। 521 लुक्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो ये अवंती फीड्स में मेरी राय, अगर आप मुझे पागल करना चाहें तो कह सकते हैं, नॉट इन द कमेंट बॉक्स, ऐसे ही अपने मन में, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये प्राइसेस पे ही मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। नेक्स्ट इज मैरिको। मैरिको भी बहुत तगड़ी कंपनी है, आप सबको पता है। ये
एडिबल ऑयल सफोला वगैरह बनाते हैं और पैराशूट, ये दो बड़े ऑयल में हैं। इसके अलावा सेट वेट जेल वगैरह जो है ना, ये भी ये ही बनाते हैं, ठीक है। तो इनके पास में 50,000 से ज्यादा की मार्केट कैप है, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बढ़िया लार्ज कंपनी है। इसके अलावा इनके करंट मार्केट प्राइस 424.7 है, विच इज ऑल्सो गुड। इस कंपनी में अच्छी बातें ज्यादा है और बुरी बातें कम है। अच्छी बात ये है कि इसका ROC बहुत अच्छा है, मैनेजेबल लेवरेज है, ज़्यादा लेवरेज नहीं है कंपनी की। प्रमोटर होल्डिंग से खुश हूँ, इंस्टीट्यूशनल से खुश हूँ, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है। नुकसान का है, नुकसान है सर लास्ट 3 साल से इनकी सेल्स ग्रोथ खराब हो रही है, पी भी उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बेसिकली यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सबने सोचा मैरिको बहुत तेजी से ग्रो करेगा एंड सडनली मैरिको एक डिसेंट, जैसे FMCG सारे होते हैं ना, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, तो इसमें भी ग्रोथ स्टोरी धीरे धीरे कम हो गई है। सो अब जब तक ये लोग और इन्वेस्टमेंट करके नए प्रोडक्ट्स नहीं लाते, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे पी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन अगेन, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। तो इस वजह से अगेन ये भी मेरे वॉच लिस्ट में ही है, या आपके वॉच लिस्ट में हो सकता है, इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन इसमें भी मेरा टारगेट प्राइस विल बी 367। सो दैट इज इट, ये हो गया आज का अपना सारा काम, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आएगा 17 जनवरी को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड अपना प्यार जरूर बरसाएं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।